बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद ब्रंच टॉक में। मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा साथिया और आज हम आए हैं लाहौर में, जहां पर मिलेंगे हम मुल्क के ऐसे मशहूर व मारूफ अदीब से, ऐसे खूबसूरत शायर से जिनकी लिखी हुई नज़में, जिनके लिखे हुए ड्रामे आज भी हमारे दिलों में हैं और हम अक्सर उनकी नज़में जो हैं वो सुनते हैं। ड्रामा सीरियल वारिस जो है वो किसे याद नहीं होगा। इसके अलावा बेशुमार और ख़ूबसूरत ड्रामे जो कि आपने तहरीर किए। आज हम मिलेंगे उर्दू अदब की मायनाज़ शख्सियत और नाम अमजद इस्लाम अमजद साहब से, जिन्हें सितारा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और रिसेंटली तुर्की में इंटरनेशनल लिटरेचर का एक बहुत बड़ा अवार्ड जो है वो आपके हिस्से में आया है। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कैसे बच्चे आप? शुक्रिया। माशाअल्लाह, आइए। थैंक यू। कहाँ गायब हो गए आप? हमसे कोई गलती होगी, कोई नाराज़गी है कि अब ना आपके कॉलम्स हम पढ़ते हैं ना फिर आपकी कोई ड्रामे हम देखते हैं? नहीं बच्चे, कॉलम तो आ रहे हैं मेरे एक्सप्रेस में, हफ्ते में दो ही लिखता हूँ मैं। ड्रामा मैंने वाकई 15-20 साल से छोड़ा हुआ है। और इत्तेजाजन छोड़ा? इसमें जितने भी लफ्ज़ इस वज़न में हैं वो सारे लगा दो। अच्छा। हाँ, कि असल में हुआ यही है कि जब से पीटीवी ने, आपको कहना चाहिए कि एक तरह से हथियार डाल दिए ज़माने की तब्दीली के सामने, तो हम लोग तो चूँकि पीटीवी ही की पैदावार थे, इसी के साथ हम बड़े हुए, इसी की वजह से हमें जो भी नाम वाम है इसी की वजह से मिला। तो इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब मैं कोई अदरवाइज़ कुछ चैनलों पर उल्टी सीधी चीज़ें देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन जब मैं पीटीवी पर देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। तो ये चीज़ें जो थी कि हमने कितनी कमाल की अचीवमेंट की इस मीडियम में। 64 में जब ये टीवी चला है तो 15 साल के अंदर अंदर इसने पूरे मुल्क को, बल्कि जहाँ जहाँ जाता था उसको कैप्चर जी, उर्दू बोलने वाले लोगों में ये इसकी एक बकार था। लेकिन उसमें जो गलती बच्चे की ना हम लोगों ने, कि हमने एक्सेप्शन से रूल बनाने की कोशिश की, क्योंकि जिस ज़माने में टीवी आया तो जितने हमारे लिखने वाले अच्छे लोग थे वो सारे इसकी तरफ आ गए, बिल्कुल तेज़ी के साथ आ गए। कि जहाँ एक नया मीडियम था जिसमें ऑडियो भी थी, वीडियो भी था, आउटडोर भी थी और स्क्रीन का अपनी खूबसूरती भी थी सारी। फिर हमारी मेरी हसीना मोइन वाली नस्ल आई है, जिसमें बाद में असगर नदीम सैयद, यूनुस जावेद और दूसरे फारूक कैसर साहब, ये सारे शामिल, मुन्नू भाई। तो इन लोगों ने भी उनके सफ़र को आगे बढ़ाया और जो नई टेक्नोलॉजी आई, वैसे कलर टीवी जब आया तो इन लोगों ने उसको लेकर वो ड्रामे को आगे चले। लेकिन उसके बाद से ना हमने किसी की तरबियत की कोशिश की है कि अब ज़ाहिर है इन राइटरों ने सारी उम्र तो नहीं रहना, अभी शायद इनका भी एक वक्त आता है। तो एक तो हमने वो उनको प्रोड्यूस नहीं किया, उनको ट्रेन नहीं किया। दूसरी जो ख़राबी हमने की है वो शायद ये है कि हमें जो टीवी पे एकेडमी बनानी चाहिए थी उसमें हम प्रोड्यूसर्स को भी ट्रेन करते, क्योंकि बाद में हमने देखा है कि 80s के बाद से जो प्रोड्यूसर्स की भर्ती हुई है उसमें उनका टीवी के लिए जो रेलेवेंट होना है, हाँ जी, वो बहुत कम क्राइटेरिया था, किसी और वजह से ये लोग आ गए। अच्छा सर, थोड़ा बहुत पीछे से शुरू करते हैं। माशाल्लाह पैदाइश 1944, पाकिस्तान बनते देखा तो याद में नहीं होगा, इर्द गिर्द बन रहा था। अच्छा, तो कुछ उस हवाले से यादें हैं उस वक्त की, दौर की और आपके बचपन की, कि ये जो हमने आज एक शख्सियत देखी है ये बचपन से ही इसकी बुनियाद रखी गई थी?
हाँ नहीं, मेरा ख्याल है बच्चा होता ऐसे ही है, बहुत एक्सेप्शनल केसेस से कता नज़र आप में जो जौहर होता है ना, वो बचपन ही में किसी न किसी शक्ल में इजहार करना शुरू कर देता है, ठीक है। आमतौर पर। और अगर आपको ऐसे टीचर्स मिलें, ऐसे माँ बाप मिलें, ऐसा माहौल मिले जो कि आपकी उस हिडन जो आपके अंदर खूबी है उसको प्रमोट करे या उसको कैसे आगे पता चला था आपको कि पेन कलम जो है और नज़म जो है और हाँ, ये इजहार जो है ये मेरी खूबी है? ये मैंने कई दफ़ा इसका बताया। मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल में हम पढ़ते थे, तो वहाँ बज़्म अदब का एक पीरियड होता था, तकरीबन हर स्कूल में होता था। आप अंदाज़ा करें कि किसी भी स्कूल में शायद जी नहीं ये होता। पीरियड नहीं होता, इसलिए बच्चों को पता भी नहीं चलता अदब। तो उस बज़्म अदब में मैं कोई कहानियाँ वगैरह सुनाया करता था, कोई और चीज़ें। तो मेरे टीचर्स जो थे उन्होंने महसूस किया कि भाई ये बच्चा लिखने में थोड़ा सा रवां है, शेर वज़न में पढ़ता है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया कि मुझे 9th क्लास में स्कूल के रसाले का एडिटर बना दिया। अच्छा। अब उस ज़माने में मुझे ये भी पता नहीं था कि एडिटर करता क्या है, इसका काम क्या। मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो इनकरेजमेंट मिलती है जी। और आपको जो अपने इर्द गिर्द के जो बड़े हैं उनसे जब ये एक तरह की अप्रिसिएशन मिलती है, तो फिर आपके अंदर उस चीज़ को आगे बढ़ाने का जज्बा पैदा होता है। कि मसलन मिसाल के तौर पे मैंने आज एक पेंटिंग की है और 4 आदमियों ने वाह वाह किया है, तो मेरा जी चाहेगा कि मैं अगली और पेंटिंग बनाऊं ताकि 4 से ज़्यादा। तो हमारे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। ठीक है। उस ज़माने में कोई एकेडमी नहीं थी, कोई तरीका नहीं था जिसमें ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं इनको सिखाया या पढ़ाया जाता हो। लोग देख देख कर ही राइटर भी बनते थे, एक्टर भी बनते थे। आप किसी को देखते थे, आप किसी को फॉलो करते थे? कोई आपके पसंदीदा शायर या नसर निगारी में? नहीं, शायर तो डेफिनेट थी। इत्तेफाक ऐसा है बच्चे कि हम लोग जब आए ना कॉलेजों में, तो ये था अर्ली 60s का ज़माना। ठीक। उस ज़माने में रशियन लिटरेचर जो है वो पहली दफ़ा उर्दू में हम तक पहुंचा शुरू, और बहुत सस्ती सस्ती किताबें मुझा। उससे ये हुआ कि हमारी नस्ल शायद पहली नस्ल थी कि जिसको ये पता चला कि दुनिया में बरतानिया के अलावा भी कुछ है। ठीक है। अंग्रेज़ी के अलावा भी दुनिया है जी। तो उससे पहले तो पता, क्योंकि हम ब्रिटिश इंडिया थे, जो वो दिखाते थे हम देखते थे, जो पढ़ाते थे हम वो पढ़ते थे। तो इससे ये जो एक वेरिएशन आई कि आपके पास एक और तीसरा, हम लोग चूँकि एक ख़ास मजहबी तो वो ऑलरेडी हमारे पास था। तो अब हमारे पास 3 चॉइसेस हो गई। एक हमारा मज़हब का रेफरेंस है, एक वो जो ब्रिटिश इंडिया में जो हमारी ग्रोथ हुई उसका था, और तीसरा जो एक नई दुनिया बन रही थी। फिर मैंने एक अच्छा काम जो किया, जो मैं सब नौजवानों को भी कहता हूँ, वो है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, राइट, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा लिखेंगे। तो मुझे क्लासिक्स से बहुत प्यार था, मैं शुरू से ही क्लासिक्स को बहुत, और फिर इत्तेफाक से मैं भी गया और इंटर कॉलेज में एमए उर्दू किया मैंने, उसकी वजह से और ज़्यादा वो कुर्बत हो गई। तो वो जो क्लासिक्स को मैंने पढ़ा, तो उन्होंने जो मेरे अंदर का शायर था उसकी बहुत तरबियत की। ठीक है। तो जब आप डीप डाउन इनको पढ़ते हो तो फिर आपके अंदर एक आपकी राय जिसको कहते हैं वो मुस्तहकम होती है। ठीक है। मतलब मैं ये समझता हूँ, मैं आज तक मैं नसरी नज़्म में इत्तेफाक नहीं कर सका। अच्छा, लेकिन क्योंकि- दीप का काम इतना ज़्यादा उसमें? बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि मेरा एक ज़ाती नज़रिया ये है कि पोइट्री और नसर को जो चीज़ डिस्टिंग्विश करती है वो है ही मौसीकियत। मेरी जो नस्ल थी उस ज़माने में आज़ाद नज़म जिसको हम फ्री वर्स कहते हैं, ये आगे आ रही थी। रूमी राशिद आ रहे थे, फैज़ साहब आए, मजीद अमजद आए, अख्तर जाफरी आए। तो ये लोग, तो इन लोगों के दरमियान से मेरे अंदर भी जो एक फ्री वर्स में लिखने का, लेकिन वो जो मौसीकियत थी, जो मैंने सीखा ये काम कि शायरी में मौसीकियत, जब तक एक लफ्ज़ कानों को अच्छा नहीं लगेगा वो शायद आपकी आंखों और दिमाग को भी अच्छा ठीक है नहीं लगेगा। तो वो फिर आगे चलकर मेरे लिए उसकी बड़ी सहूलत हो गई कि अब मैं कभी मुशायरों में जाता हूँ तो मैं कोई नज़्म शुरू करता हूँ तो आज ही नज़्म बाकी के लोग पढ़ देते हैं। अब उसकी एक खूबी तो शायद वो नज़्म खुद हो, लेकिन एक खूबी उसकी ये है कि उसके अंदर रिदम इतना है कि वो रिदम की वजह से याद हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपके अंदर मोहब्बत की एक बड़ी एक खूबसूरत कैफियत है और मुस्तकिल है, जो आपका उसका एक्सप्रेशन इतना खूबसूरत और इतना लाजवाल है,
और इतना आपने उसको यानी इतनी मोहब्बत इटसेल्फ खूबसूरती है, लेकिन आपने उस खूबसूरती को खूबसूरती बख्शी। ये कैसे मुमकिन हुआ और क्या आप वाकई इतने रोमान परवर इंसान हैं? बड़ा अच्छा तुमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। देखिए, रोमांटिक होने के लिए ना हमने उसको महदूद कर दिया है कि औरत और मर्द एक दूसरे के बारे में रोमांटिक होते हैं और इसी को रोमांस कहते हैं। ये रोमांस की एक किस्म है, ये टोटल रोमांटिसिज्म ये नहीं है। तो चीज़ों को ऐसी शक्ल में देखना कि जहाँ वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दें, खूबसूरत हों, आपके दिल को टच करें, तो ये भी उस रोमांटिसिज्म की उसमें हद में अंदर में आ जाता है। फिर ये रोमांटिसिज्म आपका नज़रियात के साथ हो सकता है, पर्सनैलिटीज़ के साथ हो सकता है, और तो ये एक बेसिकली रवैया है। मेरी जो नौजवानी के ज़माने की नज़में हैं, ज़ाहिर है कि जो मेरी उम्र थी उस वक्त, उसमें वो जो ऑपोजिट सेक्स होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उम्र में, चूँकि आदमी आप नए नए जवान हो रहे होते हैं। तो उस वक्त की शायरी में तो मोहब्बत जो है वो बिलाशुबा एक ख़ास अंदाज में आती है, लेकिन मैंने उसको आगे ज़िंदगी के साथ साथ जी कोशिश की है कि मैं उसकी नई जहतें भी तलाश करूं, सिर्फ वहीं अटक कर ना रह जाऊं। हाँ। तो वो चूँकि मोहब्बत के बारे में ये मेरा रवैया एक तरह से मेरे अंदर के जिसको कहना चाहिए इंसान है, उसकी उसके साथ कमिटमेंट हो गई। ठीक है। तो मैं जो भी काम करूं, जो भी सोचूं, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ रहती है। इसीलिए वो जो मैंने अपनी 3 लाइनों की नज़्म लिखी थी कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश लूट भी जाए तो पानी कम नहीं होता। वाह। और ये इससे ज़्यादा मोहब्बत की खूबसूरत डेफिनेशन आज तक मुकम्मल है ही आई सामने आई मैं नहीं। इसकी जो मुझे आपको अच्छी मैं बात बताऊं, 76 में अशफाक साहब ने शुरू किया एक मोहब्बत सौ अफसाने। मैं उस वक्त बिल्कुल अनिशल बहुत लड़का सा था, यानी मुझे सवाए अपने तालिब इल्मों वगैरह के हल्के के बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन अशफाक साहब को थोड़ा सा मेरी शायरी की, तो उन्होंने मुझसे उसका थीम सॉन्ग लिखवाया, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव। अब हालांकि उस वक्त अगर फैज़ साहब भी जिंदा थे, कासिम साहब, मुनीर नियाज़ी, अहमद फराद, जिसका नाम लें, तो अशफाक साहब जिस किसी को भी कहते हैं वो लिखने में खुशी महसूस करता है। लेकिन ये इन बुज़ुर्गों की जिसको कहना चाहिए अज़मत थी कि उन्होंने एक ऐसे लड़के को इंतखाब किया जिसके बारे में वो समझते थे कि ये केपेबल है ये काम करने का। तो ये जो बुज़ुर्ग नस्ल की जो हौसला अफजाई थी ना, ये मैं समझता हूँ कि हमारी नस्ल बड़ी खुशबख्त थी, बड़ी खुशनसीब थी कि हमें वो बहुत हद तक वो बहुत मिली वो चीज़ें। आपने भी आगे आने वाली नस्लों को हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये देखो बेटा, ताली 2 हाथों से बजती है। अब ये नहीं मुमकिन है कि आप एक जगह पर, अब मेरे पास कुछ सीखने के लिए आएगा, जैसे हम जो जाते थे, तो तभी वो अमल मुकम्मल होगा ना। अब आजकल का बच्चा जो है उसको तो बेचारे को हमने 8वीं जमात तक वो उर्दू में अपना नाम नहीं लिख सकता, तो वो क्या शायरी पढ़ेगा या देखेगा या, तो ये है चीज़ कि वो कम हो गई है बहुत। लेकिन अब भी जब भी कोई अच्छा शायर, शायरी का शौकीन मेरे पास आता है और मुझे लगे कि इसमें टैलेंट है, तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि जिस तरह मेरे बुज़ुर्गों ने मेरी हौसला अफजाई की थी, मैं भी उसकी करता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, ड्रामों से जो दूरी है आपके जो मौज़ूआत थे, इतने खूबसूरत माशरती आपने, सियासी आपने, उसमें आप कह लें मजहबी कल्चरल जो इश्यूज़ हैं उनको आपने रेज़ किया। मोहब्बत भी थी उसमें रिश्तों की बुनत भी थी, उसमें हमारा अपना ये माशरा, हमारे अपने सहन, हमारे अपने घर दिखाई देते थे। तो ये आपके ज़माने में क्या सास बहू नहीं थी, उनकी लड़ाइयाँ नहीं होती थी? क्या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होते थे? क्या ये मामलात नहीं थे जो आपने कभी उन पर कलम नहीं उठाया? देखो, तुमने इनफैक्ट अपनी बात में ही जवाब भी इसका दे दिया है। बात यह है, देखो बच्चा, कि जो खैर और शर है ना, ये अल्लाह ताला ने दोनों को पैदा किया हुआ है, शैतान भी उसी का बनाया हुआ है। इसी तरह हम इंसानों के अंदर भी अच्छे और बुरे चीज़ों में आपस में कशमकश रहती है। जो सोसाइटी जो है वो अच्छाई को प्रमोट करती है, उसमें उसका जो बैलेंस है उसका टिल्ट अच्छाई की तरफ हो जाता है, ख़त्म नहीं होती बुराई लेकिन भलाई। तो पीटीपी में जो एक खूबी थी कि ये इसका नाम था फैमिली टीवी, और वो वाकई फैमिली टीवी था, क्योंकि मैं अपने बहन के साथ, बच्ची के साथ, बाप के साथ, सबके साथ बैठ के उसको देख सकते थे। अब आजकल हमारा जो टीवी ड्रामा है वो बाद औक़ात आप अपनी बीवी के साथ बैठ के नहीं देख सकते,
इस तरह के उसमें बातें वो इस तरह से वो ब्रंटली की जाती है। तो हम लोगों ने ये सीखा था कि आपने जो लिखना है उसमें मुआशरे के वो मसाइल जो कि हकीकी मसाइल हैं और पूरे पाकिस्तान के हैं और हर नस्ल के हैं। तो आपने देखा कि टीवी में हफ्ते में जो 5 ड्रामे चलते थे उसमें एक पेशावर टीवी से आ रहा है, कोयटा टीवी से आ रहा है, कराची से आ रहा है, इस्लामाबाद से आ रहा है। तो एक तो ये गैलेक्सी अपनी जगह पे एक बड़ी खूबसूरत गुलदस्ता सा बन जाता। फिर इनके थ्रू वहाँ के कल्चर, वहाँ के लिबास, वहाँ के रस्म व रवाज, वहाँ के लोगों की आदत, तो उससे वो जो एक नेशनल कौम होती है ना, तो कौम उस तरह से बनती है जब हम सब एक दूसरे को जानते और समझते हैं जी। तो पीटीवी का ये बहुत बड़ा रोल था कि उसके ड्रामों और प्रोग्रामों की शक्ल में हमारी कौम आपस में एक दूसरे को के करीब जी आ रही जुड़े हुए थे। अब हमने क्या किया कि उस सारी जो 10 खिड़कियाँ फ़र्ज करें खुली हुई थी, तो हमने 9 खिड़कियाँ बंद करके एक खिड़की खोल ली है, जिसमें आप जैसे बता रहे हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं और अजीब। क्यों? इसलिए कि ऑडियंस होती है ना बच्चा, आम तौर पर अगर आप देखो कि मैंने पहले भी कहीं कहा है कि तमाशाई और तमाशबीन में एक फ़र्क होता है। टीवी जो है वो तमाशाइयों को यानी व्यूअर्स को केटर करता था। ठीक। हमारे जो नए जो चैनल हैं ये तमाशबीनों को केटर करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि तमाशाई वो कुछ देखता है जो मैं दिखाता हूँ, तमाशबीन वो देखता है जो वो देखना चाहता है। ठीक है। अब जब 70% लोगों का जो ज़हनी सतह है वो बहुत पस्त हो, जैसे कि हमारी सोसाइटी में है, 40% बच्चे स्कूलों में नहीं जाते, घरों में रहने वाली औरतें जो हैं बेचारी, उनके पास कोई हॉबी फ्रस्ट्रेशन के अलावा नहीं है, तो आप उनके अंदर जो एक सिफली या एक यानी दबा हुआ गुस्सा, गम और ज़िंदगी की कुछ उलझने हैं, आप उनको एक ख़ास रास्ते पे ले जाते हैं। ठीक है। और वहाँ उसका कैथारसिस करते हैं। ठीक है। मगर ये कैथारसिस बड़ा खौफनाक है कि हमने सारी बुरी चीज़ें ही उठा ली हैं जहाँ से उनका कैथारसिस होता है। ये कैसे हुआ कि हमारे अंदर ये शऊर जो है ये नहीं आ सका? उस ज़माने में रेटिंग्स नहीं होती थी क्या? लेकिन ड्रामे जब लगते थे तो बंद हो जाता था, सब कुछ लोग देखते थे। आज हमारा ज़ौक़ और मयार इतना पस्त क्यों हो गया कि हम तमाशाई से तमाशबीन बन गए? अब देखो ना बच्चे, बात यही है कि जो कुव्वतें मुआशरे को कंट्रोल करती हैं, अब बदकिस्मती से ये जो सो कॉल्ड ग्लोबल विलेज हम जिसको कहते हैं, मेरी समझने में तो ये ग्लोबल विलेज आता नहीं है, इसलिए कि अगर एक मेहनत कश जो है वो ग्लोबल विलेज के बगैर मेहनत कश था और ग्लोबल विलेज बनने के बाद भी तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है भाई, आपने ग्लोबल विलेज बनाया कि नहीं बनाया, वो बेचारा तो अपनी जगह पे, उसकी ज़िंदगी में तो कोई क्वालिटेटिव चेंज आ नहीं रही है। तो हम लोगों ने जो जिस अमल से गुज़रे हैं, तो मेरी कोशिश होती थी कि हर जो है अपना ड्रामा उसमें कोई एक इशू लेकर उस इशू पर पढ़ा भी जाए, जो अंदर मालूमात हैं वो भी ली जाएं, और उसके बाद किसी ऐसी कहानी को चूज़ किया जाए जिसमें वो चीज़ें पूरी अच्छी तरह से सेट होने का उनका, तो वो मैंने कोशिश की और लोगों ने उसको पसंद किया। अब हम चूँकि अच्छी चीज़ दिखाते थे तो लोग अच्छी चीज़ को पसंद करने वाले लोग ज़्यादा। अब जब आपने उसकी जगह दूसरी चीज़ें दिखाना शुरू की तो वो जो एक ख़ास एलिमेंट था मुआशरे का, जो मुआशरे की तामीर में हिस्सा लेता है, उसने देखना बंद कर दिया। ये आपको अपने कारी में भी महसूस होता है? आपके किताबें पढ़ने वाले या आपके शायरी सुनने वाले लोग जो हैं, वहाँ पर भी आपको ये इनतात और वहाँ भी है, बिल्कुल है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी नोयत मुख्तलिफ है। देखिए ना, टीवी स्क्रीन जो है उस पर मेरा कॉन्टैक्ट जो है वो कई करोड़ लोगों से है। किताब से जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो चंद हज़ार लोगों तक है, और ये सिलेक्टेड लोग हैं, यानी उस फील्ड के लोग हैं, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो उनकी तादाद डेफिनेटली कम हुई है। किताबें बज़ाहिर बहुत कम हुई हैं छपनी, लेकिन अगर गौर करें आप तो जो क्रिएटिव आर्ट है उसमें कमी नहीं आई। अच्छा, ये इतने माशाल्लाह से अवार्ड्स हैं, सामने भी ये आपके ग्रेजुएट अवार्ड्स, तो मेरा ख्याल है ये 16 ग्रेजुएट अवार्ड कम ही कोई होगा जिस तरह से। और नदीम साहब ने मुझे याद था एक दफ़ा, तो उन्होंने कहा था कि इसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट रख लो, तो ये 16 हो गए। बिल्कुल। और यहाँ पे ये तुर्की से अभी आपको 2019 में जो एक इंटरनेशनल लिटरेचर पे अवार्ड मिला, ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा प्रेस्टिजियस एक जी बिल्कुल, इसलिए कि अब देखें कि फैज़ साहब का जो लेनिन प्राइज़ था
उसके बाद से हमारा किसी अदीब को कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन अवार्ड की शक्ल में नहीं मिली। वैसे तो मिली है किताबों की शक्ल में और चीज़ों की शक्ल में। तो ये मैं समझता हूँ कि हम सब पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी, वैसे भी तुर्की के साथ हमारा रिलेशन भी निस्बतन बहुत ज़्यादा गहरा है। अच्छा, मुतमईन है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आपने एक बड़ी स्ट्रगल की, एक बड़ी जैसे जद्दोजहद की ज़िंदगी आपकी, एक राइटर के तौर पे भी और एक सेल्फ मेड इंसान के तौर पे, एक दरमियानी मतवसत तबके से आने वाला शख्स जो कि दुनिया में अपनी जगह बनाता जी है। बिल्कुल। नहीं, अल्लाह का, गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड टू मी। अल्लाह ने बड़ी मेरे पे मेहरबानियाँ की हैं। हम सब गरीबों के बच्चे थे। हमें आजकल की ये जो सहूलतें हैं, ये शायद हम अपने बचपन में सोच भी नहीं सकते थे। तो ये अल्लाह की बड़ी रहमत। लेकिन प्रॉब्लम यह है भला कि एक मेरी ज़ाती ज़िंदगी है जी, उसमें तो मैंने मेहनत की, अल्लाह ने मुझे शायद मेरी मेहनत से ज़्यादा अजर मुझे दे दिया, लेकिन मेरा मुआशरा जो है वो उस तरह से ऊपर नहीं उठ रहा जैसे उसको उठना चाहिए। क्योंकि मेरा पूरा ईमान है कि पाकिस्तानी मुआशरे में या पाकिस्तानी कौम में टैलेंट की कमी नहीं है। मुझे बहुत दुनिया में जाना पड़ता है, मुख्तलिफ जगहों पे मैं गया, आज सारी दुनिया मैंने घूमी है। जिस जगह भी पाकिस्तानी हैं वो बहुत कमाल का था। अब अमेरिका की आप ले लो, अमेरिका में डॉक्टरों की है एसोसिएशन अपना, मैं अभी जुलाई में उनके फंक्शन में जा भी रहा हूँ। अब इन लोगों ने वहाँ अमेरिका में दुनिया भर के बेहतरीन डॉक्टर जो हैं उनको अवेलेबल हैं। अब वहाँ जाके पाकिस्तानी डॉक्टर जो हैं वो जो उनकी पहली फर्स्ट लाइन आती है टॉप लाइनों में, उनमें मुझे बताया गया कि 7% सिर्फ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मिला के। तो ये ऐसी अचीवमेंट है इन लोगों ने, जब अपॉर्चुनिटी मिली तो जब उन्होंने अपॉर्चुनिटी साबित मिलती किया। है बहुत करते हैं, लेकिन वो हम प्रोवाइड अपने बच्चों को नहीं करते हैं। फिर सबसे ज़्यादा ख़राबी जो है ये हमारे करिकुलम में है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई भी कौम जो है किसी दूसरी ज़बान में तरक्की कर सकती है। किसी दूसरी ज़बान को जानना सीखना बहुत अच्छी बात है। अंग्रेज़ी को जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी हिस्ट्री में 150 साल अंग्रेज़ की गुलामी के गुजरे हैं, तो उसकी वजह से अंग्रेज़ी हमसे ज़्यादा नज़दीक है। अगर फ़र्ज़ करें हम लीबिया में होते तो शायद फ्रेंच हमारे लिए यहाँ होती। तो ये अंग्रेज़ी का एक खिड़की हमारे लिए खुल गई, लेकिन ये खिड़की खुली है बाहर की दुनिया के साथ राब्ते के लिए, हमने इसको अंदर की तरफ खोल लिया है। हाँ जी, क्लास 1 में बच्चे को अंग्रेज़ी में दीन-जात पढ़ा रहे हैं। तो इसकी क्या तो क्या मेरी तो समझ में आज तक, तो अंग्रेज़ी को एज ए लैंग्वेज ज़रूर पढ़ाएं, ठीक है, मगर एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको स्कूल के लेवल पर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये आपकी बिल्कुल सही। प्राइमरी में तो मैं समझता हूँ कि आपके जो मादरी ज़बान है उस इलाके की बच्चों की, उसमें भी अगर टीचर पढ़ाता है तो वो भी ठीक है, ठीक है, वरना अपनी उर्दू में उसको पढ़ाएं। फिर जो बच्चे आगे चलते जाते हैं, बड़े होकर वो ऐसे एरिया में आ जाते हैं जो इंटरनेशनल है, वहाँ बेशक आप अंग्रेज़ी को बिल्कुल आगे लाएं और रखें। लेकिन एक बात याद रखें, दुनिया में कोई आदमी उस वक्त तक इंटरनेशनल नहीं हो सकता जब तक वो नेशनल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। नेशनल हमें पहले बनाना है, वो बनेगा तो इंटरनेशनल बनेगा ना। बिल्कुल उसको बाईपास करके हम अगर इंटरनेशनल बनाएंगे तो उसकी कोई शक्ल नहीं। बिल्कुल सही। हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारा खूबसूरत कलाम जो है उसकी भी सर से दरख्वास्त करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं ब्रंच टॉक में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ब्रंच टॉक और आज हम मिल रहे हैं जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब से, और अभी हमें ज्वाइन किया है आपके फेवरेट पोते ने। मैं कह दूं फेवरेट पोता? जी बिल्कुल, सारे पोते फेवरेट होते हैं, ये ज़रा मोस्ट फेवरेट है। ये मोस्ट फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम मूसा, क्या हाल है आपका? आपका नाम मूसा ज़ीशान। मैं ठीक हूँ और आज बस यहाँ पे ऐसे ही शॉर्ट्स लेके आया हूँ। तो आप दादा के फेवरेट पोते हैं, यस ये आपको पता है? यस आई नो ऑल्सो आपको भी पता चला? वेरी गुड। क्यों? बिकॉज मैं उनको बहुत ज़्यादा हंसाता हूँ। आप उन्हें मैं जोक्स उनको सुनाता हूँ और बाद में मेरी जो फेवरेट चीज़ है वो जो मुझे इस दुनिया में ऑलमोस्ट मेरी ज़रूरत है वो
डैड इज PHONE फोन। अच्छा, तो वो आपको सारा कुछ मिल जाता है। अगर मैं उनको हंसा दूं फिर वो दे देते हैं, इसलिए इसलिए वो आपको पता है, आपने उनकी दुखती रग पकड़ ली है। वेरी गुड। ये शायर भी आज ही इसने मेरे साथ मिलकर नज्म भी लिखी है। बातों में वो सुनाई सुनाए तरह सुनाई। जो मिलकर जो नज्म भी लिखी। बात करो तुम बच्चों पहले उसको तोलो, तुम सच में हो नुकसान भी चाहे झूठ कभी ना बोलो तुम। सच में हो नुकसान भी चाहे झूठ झूठ कभी कभी ना बोलो। वाह वाह। दादा ये बातें समझाते भी हैं? जी। कितना टाइम आपका इकट्ठे गुजरता है, क्या क्या कुछ होता है उसमें? मेरा गुजर जाता है 1 से 2 या आधा 1 से 1 घंटा तो गुजरता है, कभी कभी उससे आधा घंटा ऊपर भी चला जाता है। ये आप दोनों का एक्सक्लूसिव टाइम है, उसमें आप बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। बातें करते हैं। वेरी गुड। और आपका फेवरेट टॉपिक क्या है बातों का? बातों का मेरा ऐसी कोई गेम्स खेल लेता हूँ दादा के साथ। अच्छा, दादा गेम्स खेलते हैं। ये आपके अंदर ना एक मिजाज, शुगुफ्ता मिजाजी हमेशा से रही है, जो आपकी तहरीरों में इतनी नुमायां नहीं है जितनी आपकी शख्सियत में अदरवाइज महफिलों में रही है। तो ये क्या था कि वो बस यार वो मेरे ख्याल में कुछ ऐसा भी हुआ कि मैं शुरू में चूँकि स्पोर्ट्समैन था। हाँ जी, क्रिकेट आपने बहुत क्रिकेट खेला खेलता है। हाँ। तो स्पोर्ट्समैन में मैंने देखा है कि जो टीम गेम खेलने वाले लोग हैं ना, उनमें एक ख़ास तरह का टेम्परामेंट डेवलप होता है, क्योंकि आपको हार को सहना आप सीख जाते हैं। हार के प्रोसेस से गुजरना, फिर हार को सहना और फिर उसको भूल कर दोबारा रिएक्टिवेट होना। तो मैं समझता हूँ एक तो शायद ये चीज़ होगी जिसने ज़िंदगी में मुझे सिनिक नहीं होने दिया, पेसिमिस्ट नहीं होने दिया, डिप्रेस नहीं होने दिया। और वो ये था कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, दुनिया भी आगे ठीक है। और फिर दूसरे मैंने ये देखा है कि जैसे रसूल करीम की हदीस भी है कि मुस्कुराहट भी एक सदका है। जी। तो ये मैंने जब मुझे दुनिया में बाहर जाने का मौका मिला तो मुझे इस बात की जो अमली शक्ल नज़र आई कि आप लंदन की किसी सड़क से गुजर रहे हैं, एक गोरा सामने से आता है जिसका कोई ताल्लुक़ तारफ़ आपसे नहीं है। वो आपके पास से गुजरते हुए आपको देख के मुस्कुराता है और कहता है हैव ए नाइस डे। अब ये जो चीज़ें हैं उन्होंने सीख ली, हमने नहीं सीखी। हालांकि हमें तो हमारा तो दीन भी हमें यही सिखाता है, हमारा कल्चर भी हमें यही सिखाता है। तो मैंने यही कोशिश की है कि जो लोगों को एट ईज़ किया जाए। ठीक है। आप किसी महफिल में हो, किसी जगह पे हो, बजाय इसके कि आप अपने ऊपर कोई लबादा ओढ़ के मैं जी बड़ा दानिश्वर हूँ, मैं बड़ा मशहूर आदमी हूँ, दानिश्वर हूँ, इसलिए मैं बड़ा सीरियस हूँ। नो, तो ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए और लोगों के साथ उस तरह की बातें करनी चाहिए जो जिस तरह की बातें वो आसानी से कर और समझ सकते हैं। ठीक है। अमीर तक मीर ने, जो कि आज से कुछ 50 साल पहले पैदा हुआ, दुनिया में कहीं ट्रैवल नहीं किया, कुछ देखा नहीं, ना उसके पास किताबें थी, लेकिन उसने दास कैपिटल की जो पूरी थीम है हैव्स और हैव नॉट्स की, उसको एक शेर में बंद कर दिया। मैं कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुझे हर दफ़ा मज़ा आता है ये सुनाने में कि वो कहता है कि अमीर ज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, वाह। अमीर ज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। अरे वाह, ये तो आजकल के दौर तक का स्लोगन यही है जो है उसने। तो ये जो चीज़ें हैं, और फिर ये है कि जो शायरी आपको मसरत देती है, जो अच्छे लोगों की सोबत, मोहब्बत करने वालों की सोबत जिस तरह आपको एटीज़ करती है और आपके अंदर के बोझ को कम करती है, तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी दूसरों के बोझ को कम करने की कोशिश करें। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हमें मुस्कुरा कर ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी चाहिए। अच्छा, तो ये जो एक उर्दू साइंस बोर्ड के साथ आपका रहा ताल्लुक, उसमें आपने इतना कंट्रीब्यूट किया और उसके लिए कोशिश की, आपको नहीं लगता कि वहाँ पे भी कोशिशें और काविशें उस तरह बावर नहीं हुई जिस तरह से कि शायद होनी चाहिए? जी हाँ, वो हमारे पूरी सोसाइटी का अलमिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने जो 25 साल पढ़ाया है, शायद वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतर। अच्छा, बेटर देन ये जो आपकी किताबें? नहीं, वो इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि हर साल आपको एक नए नौजवान का नस्ल का चेहरा देखने को मिलता है और उसकी, तो इससे यह है इनडायरेक्टली आपके अंदर का जो एक जवान आदमी है वो बूढ़ा नहीं होता। अच्छा, ये एक बड़ी फिर दूसरी इसकी जो खूबी है कि स्टूडेंट से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली दुनिया में कोई मखलूक नहीं है। दुनिया में जहाँ जाता हूँ, आप यकीन करें,
अक्सर औकात कहीं ना कहीं मुझे कोई एक सीरियस सा बुजुर्ग सा आदमी मिलेगा और मुझे कहा सर मैं आपका स्टूडेंट हुआ करता हूं। अच्छा। तो वो जो खुशी होती है अपने शागिर्दों को दुनिया में कामयाब देखकर, अपने वतन के हवाले से भी और अपनी ज़ात के हवाले से भी, कि यार इस कामयाबी में शायद कोई 1-8% मुझे भी हिस्सा डालने का मौका मिल गया, तो ये अल्लाह की अनायत है। और फिर वो जो पे बैक करते हैं, जितनी मोहब्बत से आपके शागिर्द सारी ज़िंदगी आपको याद रखते हैं, उस मोहब्बत, वो एक बड़ी कमाल की मोहब्बत है। ठीक है। अच्छा, गैर शायराना मिजाज रखा है आपने हमेशा। आपका जो आदतें और जो आपका अंदाज़ और अतवार था ज़िंदगी को देखने का, वो बड़ा प्रेगमेटिक और बड़ा रियलिस्टिक था। उसमें कहीं शायराना कोई मफरूज़ा या कोई चीज़ है वो हावी नहीं हुई। आपने इन दोनों को, ज़िंदगी को और अदब को, बहुत अलग तरह से लेके चले। असल में देखो ना, असल में बड़ी अच्छी तुमने बात की। बात ये है कि अल्लामा इकबाल से पहले तक का जो दौर है 19वीं सदी तक, उसमें होल टाइम शायर होते थे जी। यानी शायरी उनका ब्रेड एंड बटर भी था। तो वो 24 घंटे, तो उनकी जो अपनी क्रिएटिविटी है वो एक जगह थी, लेकिन ये एक उनका पूरा लाइफस्टाइल भी था। फिर हमने देखा कि जब चीज़ें बदली, वक्त आगे आया, तो शायरों के लिए खाली शायर रहना मुमकिन नहीं रहा कि अपना घर किस तरह पालेंगे, अपने बच्चों को किस तरह पालेंगे, अपनी शऊर को किस तरह आगे लेकर जाएंगे। तो फिर ये नस्ल पैदा हुई कि जिसमें ये था कि यार कोई ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिए। वरना इससे पहले हमारे ऐसे भी दोस्त हैं, जैसे ये मिसरा है, और हमने शायरी के सिवा कुछ नहीं किया। तो बंदा पूछे भाई क्यों नहीं किया? तो शायरी तो आपने बहुत अच्छी की, लेकिन ज़िंदगी के अपने तकाज़े भी। ठीक है। ये कैसे मुमकिन हुआ कि हकीकत कभी आपके रोमांटिसिज्म पे गालिब नहीं आई? वो आप वहाँ पे आपके अंदर वो तलखी नहीं आ गई जो कि हालात का या हकाइक का सामना करने वाले लोगों इसका का? ज़्यादा असर मेरे ड्रामों में है। ठीक है। इस शायरी की नस्बत तो ड्रामों में मैंने कोशिश की है कि मैं रियलिज़म भी दिखाऊं, लेकिन एक बात मेरे जहन में बहुत पहले से नक्श हो गई थी कि जो राइटर होता है ये फोटोग्राफर नहीं होता, ठीक। ये पेंटर होता है। राइट। तो फोटोग्राफर चीज़ों को एज इट इज़ दिखा देता है। ये काम आपके न्यूज़ वालों का है, ये दूसरे लोग हैं ना, कि चीज़ों को एज इट इज़ दिखाओ। अगर मैं बतौर राइटर मुआशरे की एक प्रॉब्लम को दिखाता जाता हूँ, लोगों को मज़ीद कंफ्यूज करता हूँ, डिप्रेस करता हूँ, और फिर ड्रामा ख़त्म कर देता हूँ, तो मैंने क्या किया? तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई रोशनी होती है, आपको अपनी बात उस रोशनी पर ख़त्म करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि उस रोशनी के बगैर अगर आप ख़त्म करते हैं तो आप मुआशरे की फ्रस्ट्रेशन में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं, कोई बेहतर हल नहीं दे रहे। अच्छा मूसा, कितनी डांट पड़ती है आपको दादा से? कभी कभी अगर कोई गंदी शरारत कर तो पड़ती है, थोड़ी पड़ती है। अच्छा, और दादा की शायरी कितनी आपको सुनाते हैं ये? बहुत। उनकी टोटल कुछ नज़में मुझे टोटल आती हैं। हाँ, कौन कौन और सी? मैं अभी सुनाता हूँ, और मुझे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप मुझे उन पे कुछ भी पूछ लें, मैं उस पर शेर बना दूँगा। वाकई? चलो इस पे बनाओ। पानी। पानी। ग्लास नहीं तो पानी नहीं, पानी नहीं तो ग्लास नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो आप बड़े होके क्या बन रहे हैं? शायर और आर्मी ऑफिसर। शायर और आर्मी ऑफिसर, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ये कर लेंगे दोनों काम आप? चलेंगे। बहुत मुश्किल है। माइक पास रखो बेटा। चलो अब मुझे बताओ कोई अच्छी सी दादा की नज़म जो आपको, आपकी फेवरेट हो, वो सुनाए। मेरी फेवरेट अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नरम दिलगीर की रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उठकर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना मेरे इस्तारा था वो मेरे दिल का। कि वो इस्तारा था मेरे दिल का। मेरे दिल का। दो जगह गलती की, छोटी छोटी, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी ज़बरदस्त है। ये लेगेसी को मानते हैं आपके? ये बिल्कुल। मैं बड़ा इसका देखो ना, ये जो आज जब जदीद साइंस के जो डिस्कवरीज हैं कि आपके और मेरे अंदर कई हज़ार साल पीछे का जो डीएनए में जी कल्चर है, तहजीब है, तहजीब है, कैरेक्टर्स हैं कहीं, तो मैं अगर देखा जाए तो हम आप जो हैं ये इस जंजीर की एक कड़ी हैं। हमारे पीछे कुछ चीज़ें हैं, हमारे आगे कुछ चीज़ें हैं। अगर हमारे पीछे से हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं और हम उनको मज़ीद अच्छी चीज़ों में ट्रांसफ़र करते हैं तो चीज़ें बेहतर होती हैं।
जी, चली जाती है। जी, तो ये चीज़ जो है इसको हमें ज़रूर देखना चाहिए कि लोगों में बच्चे देखो, एक तो बर्दाश्त की कमी जो है वो तो है बहुत ज़्यादा। जो मेरा दिल जिससे बहुत ज़्यादा दुखता है ना, वो है खुश दिली की कमी। लोगों ने खुश होना छोड़ दिया है, खुश दिली से एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी? इसकी बुनियादी वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जो आपको हैमरिंग होती है, एक तो आपको लाइवलीहुड जो है ज़िंदगी कमाना, उसमें दिक्कतें बढ़ रही हैं। फिर आपके इर्द गिर्द जो मुआशरा है वो आपको मुख्तलिफ तरह से डिप्रेस करता जा रहा है। जी, तो इन सारी चीज़ों से मिलकर आपके अंदर का आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, और फिर वो चिड़चिड़ाहट जो है वो हमारे चेहरों पर भी नज़र आना शुरू हो जाती है। और बहुत कम लोग हैं जो इससे ऊपर उठकर, ये आप पर कभी ये स्टेज नहीं आई जिसको यासियत कह लें, उदासी कह लें, डिप्रेशन कह लें, मायूसी कह लें? आपने बताया कि एक तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ने हमेशा आपको रखा, लेकिन उसके अलावा भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने जो चाहा हो आपको ना मिला हो? हाँ नहीं, ज़रूर ज़ाहिर है, हम हर माकूल इंसान की ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव तो आते हैं। लेकिन एक तो ये दो वजह मैं समझता हूँ। एक तो रब्बे करीम ने जो मुझे तबीयत दी वो वही थी कि कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वाह। तो एक तो ये अल्लाह ने मुझे दी, जिसकी वजह से बहुत सारा बोझ मेरा कम हो गया। वरना लोग सारी उम्र ऐसा बोझ उठाए फिरते हैं जो कि एक्सेस बैगेज होता है। ठीक। आपने खामखा किसी का बोझ जो है वो उठाया हुआ। अच्छा, एक वालिद के तौर पे वक्त मिलता था, क्योंकि आपने किस वक्त शायरी करते थे, किस वक्त पढ़ाते थे, महफिल में आप जाते थे, कॉलम्स लिख रहे थे, ड्रामा लिख रहे थे, तो एक बड़ी एक्टिव और बड़ी बिजी मसरूफ़ लाइफ। देखो ये बड़ा उसमें वो अपनी कोई तारीफ़ का सा पहलू निकल आएगा जो मैं उस समय, लेकिन ये मेरी तबीयत में शुरू से थोड़ा सा एक डिसिप्लिन था। तो उसमें मैंने कोशिश हमेशा की है कि जो चीज़ जिस जगह पर है और जितनी है उसके मुताबिक उसके साथ तो अब ये जो मेरा ख़ानदान है, मेरा घर है, मेरे बीवी बच्चे हैं, ये इनकी एक टाइम की अपनी डिमांड है। तो मुझे ये चाहिए कि मैं अपने जो 24 घंटे हैं उनके अंदर वो टाइम का उन्हीं के लिए रखूं। तो ये ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे आप इसमें अमल कर सकें, लेकिन ज़्यादातर यही हो। ठीक है। कभी इसमें आप खुद अपने ऊपर भी प्रेशर आया है? कभी आपने अपनी फोरगो किया हो अपनी बहुत सारी, जैसे आपकी वो नज़म रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है, हाँ, तो ये आपकी अपनी भी दास्तान है इस तरह की? हाँ, लेकिन फरा मैंने जैसे तुम्हें कहा ना कि अल्लाह का मुझ पे बड़ा करम रहा है कि ये इस तरह की फेजेस आई ज़रूर हैं, लेकिन ये लंबी नहीं रही। ठीक है। और बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए ना, इसमें जो शैटर करने की ताकत होती है वो भी ऐसी। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये ज़िंदगी का रास्ते में बहाव में चलती आने वाली चीज़। वालिदैन का क्या सा रवैया और अंदाज था? उन्होंने आपको देखा कामयाब होते हुए या नहीं देखा? देखो, मेरे से मन में बताया कि हम सब लोग बड़े गरीबों की औलाद है। मेरे वालिदैन भी, अब मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी एक दस्तकार थे, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। लेकिन एक तो ये है कि उनको ने, मुझे याद है कि जब मैं BA में भी था, उन्होंने शायद मैट्रिक भी नहीं किया था पूरा, लेकिन अंग्रेज़ी ग्रामर उनकी मुझसे ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा। तो फिर उनको नावल पढ़ने का शौक़ था, जिसकी वजह से बचपन में मेरी रीडिंग हैबिट बनी। तो मैं लाइब्रेरी से उनकी किताबें वापस आना जाना करता था। तो मुझे याद है मैं इब्ने सफ़ी का नावल जो 112 सफ़े का होता था, वो नावल आने जाने के दरमियान पूरा कर लेता था। अच्छा। इतनी तेज़ मेरी स्पीड भी थी और इतना मैं, लेकिन उसका जो सबसे अच्छा फ़ायदा हुआ ना वो है रीडिंग हैबिट का डेवलप होना। तो हम आजकल बच्चों को में अंदर ये हैबिट पैदा ही नहीं करते। देखिए, रीडिंग हैबिट एक दफ़ा आ जाएगी यहाँ तो वो हर तरह की चीज़ को पढ़ लेंगे, लेकिन अगर हैबिट ही नहीं आएगी तो फिर वो सारी ज़िंदगी जो है वो तीर तुक्के से ही काम जी चलाएंगे। तो मेरे वालिदैन का ये मुझ पर बड़ा एहसान रहा कि अपने महदूद वसाइल के बावजूद उन्होंने मेरे फैसले मुझे करने दिए। अच्छा, ठीक है। ये को बहुत कम होता है जी, शादी समेत ये फैसले? शादी समेत। अच्छा। तो ये सारे फैसले जो है इसमें उन्होंने, मैंने क्या पढ़ना है, मैंने क्या करना है, कैसे, तो वो हमेशा उसके पीछे खड़े रहे। और मैं समझता हूँ कि सारे ही दुनिया के वालिदैन को इस तरह से खड़े होना चाहिए। आप भी इसी तरह करते हैं कि आप मैं फैसले भी मैंने उनसे यही सीखा और मैं यही
प्रैक्टिस करता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये नई किताब है आपकी लाइट ऑफ द शैडोज़, ये अंग्रेज़ी तर्जुमा आपकी तमाम मुंतखब नज़मों का? हाँ, ये असल में ये किताब जो है ये असल में 3 किताबों का मजमूआ है। ठीक है। डॉक्टर बेदार बख्श हैं कनाडा में, ही इज़ ए ब्रिज इंजीनियर, ही इज़ एन इंडियन बेसिकली, लेकिन 50-60 साल से वही हैं। तो उनको शौक़ है, उन्होंने इंडियन बड़े अच्छे शायरों के भी तर्जमे किए हैं, हमारे भी परवीन के तर्जमे किए, कासमी साहब के, मुनीर आदि के। तो मेरी नज़मों के वे पिछले 34 साल से वो तर्जमे कर रहे हैं। तो ये किताब जो है ये 34 साल में मुकम्मल इस शक्ल में हुई है। अच्छा। इससे पहले ये इन द लास्ट डेज ऑफ ऑटम और शिफ्टिंग सैंड के नाम थे, महदूद इसके वर्जन आए हैं, लेकिन अब ये है कि इसमें मेरी जो आने वाली किताब है उसमें भी कुछ चीज़ें इसमें शामिल है। ठीक है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी, और लेकिन बच्चे जो बात मैं कहना चाहता हूँ ना आपसे वो ये है कि चले मेरे तो हो गए तर्जमे, मुझे टीवी या दूसरी जगह से और भी बहुत पुश मिलती रहती है, लेकिन हमारे बहुत से लाजवाब बड़े भी और आजकल के भी लिखने वाले हैं जिनको दुनिया नहीं जानती, इसलिए कि हम तर्जमा नहीं करते। दुनिया में जितनी कौमें हैं आप देखो कि वो तर्जमे के ज़रिए से, हमारे पास चिली का लिखने वाला, ब्राज़ील का लिखने वाला जो है, स्पेन में लिखने वाला, उसको हम जानते हैं, अपने लोगों को और अपने इर्द गिर्द के मुल्कों के लोगों को भी नहीं जानते। तो ये चीज़, ये ब्रिज तर्जमा ही बना सकता है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज जो है। तो हमें ये चाहिए कि तर्जमों को हमारी हुकूमत को भी, हमारे अदबी इदारों को भी, हमारे पीटीवी को भी, हमें सबको चाहिए कि ये चीज़ें, पीटीवी ने तो कोशिश की, ये जो ड्रामे हमने एक्सचेंज चलाए तुर्की छुट्टी के ड्रामे जो लेकर, लेकिन होना ये ट्रैफिक हमारी बाकी दुनिया के में भी खुली हो रही है। बिल्कुल। अच्छा सर, कोई नई आपकी नज़्म या गज़ल जो है उसकी हम आपसे फरमाइश करेंगे, नई अब जो आपकी आने वाली कोई किताब है। बाकी तो हमने सबको अजबर है आपकी, वही आज जैसे आपने कहा कि आप एक लफ्ज़ पढ़ें तो सब लोग जी मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल में इसके ये बच्चा, ये एक नई नज़्म है, उसका आपको मज़ा आएगा इसका। दुनिया भर में जहाँ कहीं हूँ, जिस भी नगर में रहते हूँ, अहले दिल और अहले नज़र की मुश्तरका पहचान यही है। लाख ज़बान पर पहरे हों ये दिल की बातें कह जाते हैं। वाह। लाख ज़बान पर पहरे हों ये दिल की बातें कह जाते हैं, मज़लूमों के गम की सख्ती अपने ऊपर सह जाते हैं। मज़लूमों के गम की सख्ती अपने ऊपर सह जाते हैं, पर ये अच्छे लोग हमेशा 2 शहरों में रहते हैं। पर ये अच्छे लोग हमेशा 2 शहरों में रहते हैं। इनमें एक तो वो होता है जिसमें उनके रात और दिन भी सबके साथ गुजरते हैं। वाह। उनमें एक तो वो होता है जिनमें उसके रात और दिन भी सबके साथ गुजरते हैं, और दूसरा वो जो उनके दिल में और तसव्वुर में बसता है। वाह वाह वाह। और दूसरा वो जो उनके दिल में और तसव्वुर में बसता है, जिसकी गलियां, लोग और मौसम इस दुनिया में सबसे जुदा है। जिसकी गलियां, लोग और मौसम इस दुनिया में सबसे जुदा हैं। अमन मोहब्बत रस्ते जिसके, सिक्के जिसके मेहरो वफा है। वाह। अमन मोहब्बत रस्ते जिसके, सिक्के जिसके मेहरो वफा है। अनदेखा ये शहर वही है जिसकी खुशबू और फ़ज़ा में ये दीवाने अपने अपने दिल की बातें सुनना कहना चाहते हैं। वाह। अनदेखा ये शहर वही है जिसकी खुशबू और फ़ज़ा में ये दीवाने अपने अपने दिल की बातें सुनना कहना चाहते हैं, और जिसमें मरने की ख्वाहिश में ज़िंदा रहना चाहते हैं। वाह वाह। ये आइडियलिज्म, रोमांटिसिज्म और रियलिज्म के बीच में जो आपने एक ब्रिज बनाया, लेकिन आपने हमें पूरी नहीं सुनाई। आपने पूरी सुना दी? नहीं हुई। जिसमें मरने की ख्वाहिश में ज़िंदा रहना चाहते। सारी दुनिया में आप देखो कि जितने क्रिएटिव लोग होते हैं वो हमेशा अपने शहर के अंदर एक और शहर बसा के जी, अपनी उनकी अपनी दुनिया होती है। वो टेल ऑफ 2 सिटीज़ डिकन्स की हो या अब्दुल वहाब बयाती की एक शहर नापैद का मरसिया, तो ये कहीं ना कहीं मुख्तलिफ जगह पे आपको नज़र आती है जब आप एक चीज़ को 2 जगह पर देखने की कोशिश करते हैं। चले आपको एक ताज़ा गज़ल के भी 2-4 शेर सुना दूँ। आते पल से बेगाना है हम और तुम और वो। आते पल से बेगाना है हम और तुम और वो एक अधूरा अफसाना है हम और तुम और वो। वाह। आते पल से बेगाना है हम और तुम और वो,
एक अधूरा अफसाना है हम और तुम वो और वो, हिज्र समुंदर वसल का लम्हा कैसे माप सकें। वाह, हिज्र समुंदर बस का लम्हा कैसे माप सकें, अपना अपना पैमाना है हम और तुम और वो। वाह, अपना अपना पैमाना है हम और तुम और वो, और बाहर बाहर जो भी कुछ है सब है वो बहरूप। वाह, बाहर बाहर जो भी कुछ है सब है वो बहरूप, अंदर से तो वीराना है हम और तुम और वो। वाह, क्या बात। अंदर से तो वीराना है हम और तुम और वो, और सिमटे हैं एक प्यास के अंदर सागर साकी गम। वाह, सिमटे हैं एक प्यास के अंदर सागर साकी गम, यानी पूरा मैं खाना है हम और तुम और वो। वाह, और आखिरी दो शेर हैं कि सूरज सर पर आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, सूरज सर पर आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, शम्मा हैं या परवाना हैं हम और तुम और वो। और आखिरी बात है, फिर भी है एक बात जो अमजद दिल तक है महदूद। वाह, फिर भी है एक बात जो अमजद दिल तक है महदूद, मिलते यूं तो रोज़ाना है हम और तुम और वो। वाह, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और इजाज़त देंगे आपसे भी ब्रंच टॉक में मुलाकात होगी किसी और मेहमान शख्सियत के साथ। इजाज़त दीजिए फराज सादिया को, अल्लाह हाफिज़।